दोस्तों हम आ गए हैं आप सबके सामने दृष्टि आईएएस का एक महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न लेकर मेरे भाई। यह अभ्यास प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप सबके लिए। जो भी स्टूडेंट बीपीएससी 69th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी के ध्यान में रखकर ये टॉपिक हमने तैयार किया है। तो मेरे भाई यह एक तरह से टॉपिक वाइज अभ्यास प्रश्न है। जैसे आपको बता दें कि यह इंडियन पॉलिटी का टेस्ट ये अभ्यास प्रश्न है, और इंडियन पॉलिटी में जो न्यायपालिका से संबंधित जितने भी सवाल अब तक आए हुए हैं, जितने भी सवाल अब तक विभिन्न आयोगों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं न्यायपालिका से संबंधित, उस सभी क्वेश्चन को हमने समेटा है। और इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं मेरे भाई जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में, किसी न किसी स्टेट कमीशन के एग्ज़ाम में एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट हुए हैं। तो मेरे भाई चलिए हम लोग न्यायपालिका से संबंधित तो अभ्यास प्रश्न को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं हम लोग क्या है। तो चलिए दोस्त, अगर आपको थोड़ा सा भी यह हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो फाइनली दोस्त हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर अपने यहाँ। तो देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति संख्या कितना है। देखिए यह क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी मेंस 2015 में। तब के लिए ये क्वेश्चन अलग था, लेकिन आपके लिए आज के समय के लिए इसका उत्तर कुछ और होगा। तब के समय के लिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी था, लेकिन आज इस सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या मेरे भाई 31 से बढ़कर वर्तमान समय में 34 हो गई है। तो इस समय वर्तमान समय पूछा है तो वर्तमान समय में जो है क्वेश्चन के हिसाब से 31 होगा, लेकिन वर्तमान समय के हिसाब से 34 होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किनके पास है। तो मेरे भाई एकदम सिंपल सा सवाल है। हमारी जो संसद है, संसद ही यह तय करती है कि हमारे न्यायाधीश की संख्या कितनी होगी सुप्रीम कोर्ट में। तो यही संसद तय करती है कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी की जाए। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है मेरे भाई। ये आईएएस 2014 में और बीपीएससी 2000 में पूछा गया था। इतना सिंपल सा क्वेश्चन। तो चले हम लोग आगे चलते हैं। और यही संसद ही तय करती है कि इनका वेतन भत्ता ये सब भी तय करती है। आगे देखें हम लोग मेरे भाई तीसरे क्वेश्चन में। देखिए तीसरे में क्या कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं मेरे भाई। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है मेरे भाई। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो होता है, इस्तीफा होता है मेरे भाई, वो राष्ट्रपति को देते हैं। तो इसमें देखने से भी लग रहा है मुख्य न्यायाधीश को तो देगा नहीं, प्रधानमंत्री को नहीं देगा, विधि मंत्री इनको भी नहीं देगा, वो राष्ट्रपति को देता है। महत्वपूर्ण सवाल था ये यहाँ पर। आगे हम लोग देखें चौथे में, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण किया जाता है। अभी मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे या उन जजों की वेतन भत्ता पेंशन कितना होगा, ये सब संसद के माध्यम से तय किया जाता है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, संसद के माध्यम से। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका वेतन जो निर्धारित किया जाता है चौथे क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर सी, संसद के द्वारा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पाँचवें में, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के जज, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज वकालत कर सकते हैं। इसमें कह रहा है मेरे भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज रिटायर होता है तो वो वकालत कहाँ कर सकता है, केवल सर्वोच्च न्यायालय में। गलत मेरे भाई। पहले आपको बता दें कि अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट से जज रिटायर होता है तो वह किसी भी न्यायालय में, किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता है। तो ये होता है, ये जान लीजिए आप। लेकिन वह जिस दिन रिटायर हुआ उसके 2 साल बाद से वह राजनीति में आ सकता है या किसी आयोग का सदस्य बनाया जा सकता है, लेकिन वह किसी भी कोर्ट में जाके वकालत नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, सेवा रिटायर होने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो वकालत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, किसी भी न्यायालय में नहीं, किसी भी कोर्ट में नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं छठवें में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है मेरे भाई। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अगर वो किसी कारणवश उनका पद खाली है, बीमार है या उनकी मृत्यु हो गई या इस्तीफा दे दिया किसी अन्य वजह से, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जल्दबाजी में जो नियुक्त किया जाता है
तो कह रहा है उनके न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है 6वें में। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रपति करेगा, और कौन करेगा। तो सिंपल सा सवाल था ये। आगे हम लोग देखें 7वें में, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। मेरे भाई राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, वही पूछ रहा है की जाती है किसकी सलाह से की जाती है, ये हमें बताना है 7वें में। मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर। देखिए जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज की नियुक्ति करना है मुख्य जज को छोड़कर, तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं वो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे पहले सलाह लेकर तब करते हैं। हाँ भैया ये ठीक पड़ेगा, जब वो सलाह दे देते हैं तब उनकी सलाह से किया जाता है। आगे देखें 8वें में, देखिए 8वां बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ, जिसे इंग्लिश में एडहोक बोला जाता है, एडहोक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब, कब होती है एडहोक न्यायाधीशों की नियुक्ति। मेरे भाई बता दें, एडहोक न्यायाधीश की नियुक्ति का मतलब ये होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो वहाँ पर जजों की पीठ बैठती है। जजों की पीठ का मतलब जजों के एक पाँच या 5 से अधिक जजों का ग्रुप होता है उस पर डिस्कशन करने के लिए। तो वो अगर किसी भी कारणवश सुप्रीम कोर्ट के जज जो है छुट्टी पर हैं या उनका पद खाली है, तो एडहोक के माध्यम से हाई कोर्ट से अन्य जजों को जो है वो उसमें बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया जाता है, कोरम पूरा करने के लिए। तो वही कह रहा है यहाँ पर क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट के एडहोक न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब, मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, कब होती है, जब न्यायालय के किसी भी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता। कोरम मतलब जब जजों का कोटा पूरा नहीं होता है तो एडहोक के माध्यम से हाई कोर्ट से जजों को बुलाकर वहाँ बैठाया जाता है, संविधान की व्याख्या संबंधी जब प्रश्न होता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 9वें में, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ये भी मेरे भाई ये भी सिंपल सा क्वेश्चन, ऊपर वाले का ही एक छोटा भाई है ये क्वेश्चन। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मेरे भाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती है, यानी जब संविधान व्याख्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट में ही ये तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी ना, हाई कोर्ट में थोड़ी ना होगी। तो सर्वोच्च न्यायालय आंसर नंबर ए में होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। आगे हम लोग देखें 10वें में, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों यानी झगड़ों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की शक्ति के अंतर्गत आती है। ये कहने का रहा है मेरे भाई, अगर केंद्र और राज्यों के बीच झगड़ा होता है तो उन झगड़ों पर अपना निर्णय देखने के लिए भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी शक्ति किसके अंतर्गत आती है, मेरे भाई मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। जब केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच झगड़ा हो या राज्य सरकार के बीच झगड़ा हो तो ऐसे झगड़े जो है मूल अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और रिट अधिकारिता होता है जब किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन होता है तो ये रिट अधिकारिता के अंतर्गत आता है। और अपीली का ये मामला दूसरा होता है, परामर्शी का ये कोई परामर्श देने का मामला आता है राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट में तो उसके लिए होता है। तो ये मूल अधिकारिता याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार के राज्य सरकार या राज्य सरकार भी झगड़ों का मामला मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा छोटा करने क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन है। देखिए बड़े क्वेश्चन को हम लोग कितने आसानी से सॉल्व करेंगे, एकदम चुटकियों में सॉल्व होते हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन की सबसे बड़ी चुनौती होती है हम लोग उससे डर जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। अब हम लोग केवल अगर बड़े क्वेश्चन को पढ़ना सीख गए तो वो अपने आप में सरल होते हैं। देखिए कितना सरल से हम लोग इसको करते हैं। 11वें में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। तो 11वां क्वेश्चन में यही हमें बताना है। अब देखिए क्या है मेरे भाई, यहाँ पर भारत सरकार, पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, भारत सरकार तथा एक या एक अधिक राज्यों के बीच का विवाद। हमें पता है अभी आरंभिक अधिकारिता या मूल अधिकारिता दोनों का मतलब एक ही, अभी मैंने इसके बारे में बताया था। केंद्र सरकार राज्य सरकार या राज्य सरकार के बीच झगड़ों का मामला आरंभिक अधिकारिता या मूल अधिकारिता में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सरल मतलब सही हो गया, क्योंकि भारत सरकार या एक या अधिक राज्यों के बीच झगड़ों का विवाद होता है तो वो आरंभिक अधिकारिता में आता है। इसका मतलब ये हमारा सही है। अब जिसमें एक नंबर नहीं होगा वो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब हमें पता हो गया कि हमारा उत्तर इसी दोनों में से है, ए या सी में से। अब हम लोग आगे बढ़कर देख लेते हैं।
संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद। मान लीजिए ये गलत है क्योंकि ये जो है दूसरे के अंतर्गत आता है, मूल अधिकारिता में नहीं आता है। तीसरा पढ़ें, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवाद, ये भी नहीं आता मेरे भाई, इसमें भी गलत है। तो आगे हम लोग अगर देखें, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये तो सही है, यानी 1 और 4, 1 और 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में यही होगा, 1 और 4 में आता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। थोड़ा सा हम लोग देखें कितने आसानी से हम लोग इसे सॉल्व किए। 12वां में देखते हैं, 12वां में क्या कह रहा है? संविधान के निर्वचन यानी संविधान के व्याख्या के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? मेरे भाई सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए इतना कठिन शब्दों में कहा। इसका कहने का मतलब जब संविधान की व्याख्या होती है, व्याख्या करने के लिए जजों की पीठ बैठती है, वही पूछ रहा है उस पीठ में कम से कम कितने जज होने चाहिए मेरे भाई। तो आपको बता दूँ उस पीठ में 5 या उससे अधिक जज होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर 5 हो गया, आंसर हो गया सही। कुछ नहीं, कोई दम नहीं था, सिर्फ इसका कहने का कठिन तरीका था बस। आगे देखें हम लोग 13वें में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? 13वां का क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा कि अनुच्छेद 134 को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, यानी अनुच्छेद 132 जब भारतीय संविधान के मतलब कौन पूछ रहा है कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार संबंधित है, तो इसको मिलाकर 132, अब डायरेक्ट कह सकते हैं 132 ऐसा। तो आगे हम लोग देखें 14वां में, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई, सिर्फ सरल होते हैं, हम आपको सिर्फ थोड़ा सा ट्रिक चाहिए समझने का, पढ़ने का तरीका होना चाहिए। देखिए क्या है, यूपी लोअर में पूछा गया था, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, यह कह रहा है संविधान के व्याख्या से संबंधित। अब देखिए जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार या 2 या 2 से अधिक राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी, ये सब जो झगड़े होते हैं ये सब तो अभी मैंने बताया प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन संविधान से व्याख्या से संबंधित मेरे भाई अगर कोई भी विवाद आता है तो उसके लिए अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो यही हो गया, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सुप्रीम कोर्ट के पास लाए जाते हैं, किसके माध्यम से? अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत से। तो चले हम लोग देखें कितना महत्वपूर्ण सवाल था ये न्यायपालिका का। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 15वें में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन सा एक सही है। अब हमें बताना है इसमें से कौन सा एक सही है, 3 गलत हैं, तीनों को नहीं बताना, जो सही है उसे बताना है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, थोड़ा सा हम इसको ऊपर करें तो अच्छा रहेगा। हाँ अब सही। देखिए पहला हम लोग पढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है। गलत, नहीं मेरे भाई, 4 प्रकार के क्षेत्राधिकार रखता है, मूल अधिकारिता, क्षेत्रीय अधिकारिता, रिट अधिकारिता और परामर्शकारी अधिकारिता। तो ये गलत हो गया। यह केवल मूल एवं अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी गलत होगा क्योंकि 4 प्रकार के क्षेत्राधिकार रखता है। यह केवल परामर्श संबंधी और तथा अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी गलत हो गया, अभी मैंने बताया 4 प्रकार के। तो अब देखिए इसका मतलब डी सही होगा, यह मूल अपीली परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, ये सही है। तो कितना महत्वपूर्ण सवाल था ये। आगे देखें, सोलहवां में क्या कर रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन के लिए अधिकृत करता है। इसका कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोई अपना निर्णय दे रहा है तो उस निर्णय को फिर से पुनर्विलोकन करने के लिए कौन सा अनुच्छेद जो है अधिकार देता है। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 137 अधिकार देता है ये संविधान के जो है पुनर्विलोकन के लिए। तो आगे देखें हम लोग, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये 16वां। आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसे हमें। देखिए क्या है, सरल क्वेश्चन है, देखने में बड़ा है लेकिन मेरे भाई कितना सरल होगा। देखिए कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। जैसे सरकार ने कोई कानून बनाया
तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस माध्यम से उसे असंवैधानिक या इनलीगल घोषित किया जा सकता है, ये बताना है हमें 17वें क्वेश्चन में। तो देखिए मेरे भाई, इसका जो सीधा आंसर है बिना टाइम गंवाए ऑप्शन नंबर बी, विधि की समझ समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान के अन्य भाग में रखना। यानी मेरे भाई मूल ये जो हम लोगों का ये जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार से मामला जुड़ा हुआ है। तो ये मौलिक अधिकार से संबंधित जहाँ भी मामला आता है, हम लोग पढ़े हैं जो संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार आता है अनुच्छेद 12 से लेकर 36 तक, तो उस मूल अधिकारिता जो फंडामेंटल राइट से संबंधित मामला होता है, अगर फंडामेंटल राइट्स को अगर सरकार का कानून कोई उल्लंघन करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे इनलीगल घोषित कर देगा। तो यही है, विधि की समझ समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर किसी अन्य में रखता है, तो इसका मतलब ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है, तो यहाँ ये इनलीगल हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पर हम। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब मेरे भाई, क्योंकि अगर जैसे किसी निर्णय पर जो है वो उस पर जांच करना, फिर से उसकी जो है मंथन करना, तो यही कह रहा है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है। तो मेरे भाई इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विधि का शासन। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार विधि का शासन है। आगे देखें, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? एकदम सरल सवाल है। भारतीय संविधान का अगर कोई उल्लंघन करता है, सरकार ही मान लीजिए कर रही है, तो उसका देखभाल करने वाला कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। एकदम सरल सवाल। भारतीय संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट। आगे देखें 20वां में, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी संरक्षक है, कस्टोडियन है? तो वही सवाल है ऊपर वाला मेरे भाई, भारत का सुप्रीम कोर्ट IAS 2015 में पूछा गया था। अब हम लोग देखें 21वां पे चलते हैं। देखते हैं क्या है 21वां में। 21वां क्या कह रहा है? विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी भी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। मेरे भाई एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 21वां में कह रहा है कि विधायी शक्तियाँ संघीय सूची में समाविष्ट किसी भी विषय पर, जैसे संघीय सूची मतलब जिस विषय पर केंद्र सरकार के कानून बनाने का मतलब हक है, अधिकार है, तो संघीय सूची में समाविष्ट किसी भी विषय में संबंध में उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को आगे बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। किसको दिया गया है मेरे भाई? ये 21वां में हमें ऑप्शन नंबर सी, संसद को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद। आगे देखें हम लोग, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। हम सबको पता है जो परामर्श जो क्षेत्राधिकार है उसमें राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है सलाह। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 22वें में यह कह रहा है कि भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, सलाह दे सकता है। तो वही देता है कि मतलब किस मामले पर देता है, ये आंसर हमें पहचानना है 22वें में। तो मेरे भाई यहाँ पर 22वें में जो हमारा जो यहाँ पर एक सही आंसर होगा मेरे भाई, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। हाँ यही है। तब जब ऐसे परामर्श के लिए कहता है, यानी जब राष्ट्रपति परामर्श मांगेगा तभी सुप्रीम कोर्ट उसे देगा, वैसे नहीं देगा। तो चले हम लोग आगे देखते हैं। इस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन भत्ते पेंशन संबंधित निर्धारित करती है। अभी मैंने बताया संसद जो है न्यायालयों के जो है उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ता पेंशन या उनकी संख्या को नियम बनाती है। तो वही कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत बनाती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए, क्वेश्चन नंबर 23वां में। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा, अनुच्छेद 221 से। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था। आगे चलते हम लोग। देश के किसी भी न्यायालय किसी भी कोर्ट में चल रहे वाद को यानी केस को अन्य कोर्ट में भेजने का अधिकार किसके पास है? तो मेरे भाई किसके पास है? यही सुप्रीम कोर्ट भेज सकती है, और कौन भेज सकता है मेरे भाई? इसमें तो कोई लांग लपेट वाली बात नहीं है।
सभी लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी केस को उठाकर किसी एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ला सकती है। तो चले हम लोग 25वां में देखते हैं क्या है। तो 25वां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए। तो देखें हम लोग क्या है। देखिए देखने में बड़ा है, लेकिन देखिए हम लोग इसको कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं। संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती। संसद उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तृत नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वही जो संविधान में प्रविष्ट है। ये तो गलत बात हो गई मेरे भाई एकदम से। संसद ही तो सुप्रीम कोर्ट की जो है संख्या, उनके जजों की संख्या को बढ़ाती है। तो ये कहाँ से हो गया? संविधान में ऐसा थोड़ी नहीं है कहाँ इतने जज हो गए हैं इतने रहने चाहिए। उससे संसद जो है बदल सकती है ना, बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया, अपने आप गलत हो गया। तो ये गलत हो गया। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों के संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर पड़ता है। नहीं भाई, ये भी एकदम गलत है। जो उच्चतम न्यायालय और जो मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकारियों, उनके सेवक, इन सब के लिए जो वेतन, पेंशन, खर्चा भत्ता ये सब आता है, ये सब भारत की संचित निधि पर नहीं होता है। ये गलत है। तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये हो गया न 1 न 2। तो चलिए हम लोग 26वें पर चलते हैं। भारत में संविधान की मूल संरचना, जिसे हम लोग बुनियादी ढांचा का सिद्धांत कहते हैं, वो क्या है? मतलब का स्रोत कहाँ से आया? भारत में संविधान की मूल संरचना, बुनियादी ढांचा का सिद्धांत का स्रोत यानी यह कहाँ से आया है? 26वां क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे। तो मेरे भाई यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए, न्यायिक व्याख्या। न्यायिक व्याख्या के माध्यम से ये हमें तय होता है कि कौन सा संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत है, कौन सा नहीं है। उसके संविधान की व्याख्या के माध्यम से पता चलता है। तो आगे हम लोग चलते हैं 27वां में। देखिए और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ। ये PIL का फुल फॉर्म पूछ रहा है, कौन सा है मेरे भाई? ये 27वां क्वेश्चन है। PIL का फुल फॉर्म क्या होगा मेरे भाई? यहाँ एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक, P इंटरेस्ट, IL लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL का फुल फॉर्म है। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं। लोकहितवाद यानी मुकदमे, यानी लोगों की भलाई के लिए जो मुकदमे दायर किया जाता है, उसका उद्गम कौन सा देश है? जैसे ये कहाँ आया, इसको आप थोड़े से बता दें। लोकहितवाद, इस मुकदमे का क्या मतलब? जैसे कोई व्यक्ति अनपढ़ है, लाचार है, मतलब गरीब है, वो अपना मुकदमा या अपने खिलाफ़ कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकता है, तो दूसरा व्यक्ति जाकर उसके तरफ से मुकदमा दायर कर सकता है। तो यही होता है लोकहितवाद मुकदमा। तो यही पूछ रहा है इसका जन्म, लोकहितवाद मुकदमे का जन्म उद्गम कहाँ से, किस देश से हुआ है? 28वां में ये हमसे पूछ रहा है मेरे भाई। इसका सीधा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, USA, अमेरिका से, USA से हुआ है इसका उद्गम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखें हम लोग। देखें क्या है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। इसका मतलब क्या है मेरे भाई? अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है, आप पहले हमारे हिसाब से जानिए, क्वेश्चन अपने आप समझ जाएंगे। अभिलेख न्यायालय ये होता है, सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख कोर्ट भी कहा जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा उसका विधिवत एक पेन ड्राइव जैसी उसको जो है उसके निर्णय उसके आदेश को एक पेन ड्राइव जैसी सुरक्षित करके रखा जाता है। उसको जैसे हम लोग डाटा को पेन ड्राइव में करके सुरक्षित रख देते हैं, उसी प्रकार से ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, आदेश, इन सबको भी सुरक्षित रखा जाता है अभिलेख के लिए। क्यों रखा जाता है? क्योंकि अन्य जितने भी सुप्रीम कोर्ट की नीचे की अदालतें हैं, जैसे हाई कोर्ट हो गया, जिला अदालतें हो गई, ये सब उसी का उदाहरण के माध्यम से अपना निर्णय सुनाएंगे। हाँ भैया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया था इसलिए हम भी ऐसा कर रहे हैं। तो ये होता है। तो यही इसका 29वां का आंसर क्या हो जाएगा? अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इन पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। तो जैसे इसी के आधार पर कोई और निर्णय देगा अपना कोर्ट, कोई भी सुप्रीम हाई कोर्ट या उसके नीचे का अदालतें, तो इसी का उदाहरण लेकर देंगे तो इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। 30वां में देखें क्या है।
भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय कहा जाता है? तो एकदम ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो स्टेट पीसीएस में पूछा गया ये क्वेश्चन है। कह रहा है भारत के नीचे दिए गए, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है मेरे भाई। कह रहा है न्यायालयों के दिए, सुप्रीम कोर्ट के यहाँ होना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है। तो यहाँ पर जो 30वां में हमारा आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। तो चलिए हम लोग आगे देखें। 31वां में क्या कह रहा है? भारत में न्यायिक सक्रियता से संबंधित है, यही पूछ रहा है। भारत में जो न्यायिक सक्रियता है वो किससे संबंधित है मेरे भाई? जनहित याचिका से। आंसर नंबर यही, आंसर नंबर बी सही होगा। क्योंकि देखिए न्यायिक सक्रियता यानी न्याय में सक्रियता कैसे आएगी? जब कोई लाचार व्यक्ति अपना केस नहीं कर सकता है, कोई गरीब व्यक्ति नहीं कर सकता है, कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं कर सकता है, जब उसके केस को कोई और भी जाके दायर कर सकता है उसकी तरफ से, तो इसी से जो है जनहित याचिका मतलब न्याय में सक्रियता आएगा। तो जनहित याचिका के माध्यम से RO में पूछा गया था 2014 में। ये देखिए हम लोग 32वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्या पूछ रहा है 32वां में? उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। क्यों, कैसे कर सकता है? जैसे हमें पता है सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली में है, दिल्ली में सुनवाई कर रहा है, ये चाहे तो अपनी सुनवाई किसी अन्य स्थान पर कर सकता है। कैसे कर सकता है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अगर राष्ट्रपति चाहें तो वो किसी सुप्रीम कोर्ट से कहकर यहाँ भैया इस केस को यहाँ देखा चाहिए, इस स्थान पर होना चाहिए, तो वहाँ हो जाता है। तो आगे देखें हम लोग। जनहित याचिका अभी यानी PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब अभी जो मैंने बताया था इसके बारे में, कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकता है? केवल सुप्रीम कोर्ट में होता है। 35वां क्वेश्चन में मेरे भाई केवल उच्च न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में, दोनों में होता है मेरे भाई। जो जनहित याचिका होती है PIL जिसे बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यह दोनों में होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 34, अब हम लोग को 34वां में देखना है क्या है। देखिए 34वां में क्या है? निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? मतलब कह रहा है कौन से मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में आते हैं। केंद्र राज्यों के विवाद के झगड़े जो होते हैं मेरे भाई, ये केवल हमें पता है केंद्र और राज्यों के बीच झगड़ा होगा, ये केवल सुप्रीम कोर्ट में आएगा, ये हाई कोर्ट में नहीं आ सकता। दोनों में पूछा है ना, राज्यों के परस्पर विवाद, जब राज्यों के बीच झगड़ा होगा तो ये भी केवल सुप्रीम कोर्ट में आएगा, ये भी गलत हो गया। मूल अधिकारिता का प्रवर्तक इसमें पूछा है मेरे भाई, तो यही इसमें सही होगा। मूल अधिकारिता किसी के उल्लंघन हो गया है तो वह सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है। और संविधान के उल्लंघन का संरक्षण, अगर संविधान का, जिसे भी मैंने बताया संविधान का संरक्षक कौन होता है? केवल सुप्रीम कोर्ट होता है, ये भी नहीं होगा। तो जो मूल अधिकारों का प्रवर्तक, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए दोनों होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। 35वां में देखें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है? हमें पता है मेरे भाई, अनुच्छेद 32 के तहत किसी भी व्यक्ति का अगर मूल अधिकार का हनन हुआ है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में उसका मतलब रिट जारी कर सकता है। अगर वो उसका मतलब मूल अधिकार का हनन हुआ है, अगर वो चाहे तो अनुच्छेद 226 के तहत वह हाई कोर्ट में भी दायर कर सकता है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में पूछा, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा बड़ा है, देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं एकदम आसानी से। इसमें 36वां क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग का 2 कथन दिया है, एक कथन एक कारण हमें बताना है उसके बारे में। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, तो क्या ये कथन सही है? आपको लगता है ये सही कह रहा है? भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण
का क्षेत्र सीमित है। तो मेरे भाई यह सत्य है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। कारण इसका क्या है? संविधान, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। तो हमें पता है भारतीय संविधान में कुछ जो है अन्य देशों से ग्रहण किया गया है, जिसे लोग उधारी का संविधान कहते हैं। तो ये दोनों सही हैं, लेकिन यह इसका कारण नहीं बन रहा है। ये उधार का संविधान है इसलिए न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है, ऐसा नहीं है। वह संविधान निर्माताओं का एक मतलब उस तरह का विचार था, इसलिए ऐसा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही व्याख्या स्पष्टीकरण नहीं करता। 37 में देखें क्या है। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में निम्न अनुच्छेद के अंतर जारी किया जा सकता है मेरे भाई। 37वां क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी 142, अनुच्छेद 142 के तहत दाखिल की जा सकती है। 38वां देखें हम लोग, सिंपल क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा यानी कोर्ट के द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंध कर दिया गया है? यानी अपना मेरे भाई जो संसद की कार्यवाही होती है वो कोर्ट द्वारा उसकी जांच नहीं की जा सकती, उस कार्यवाहियों की जांच नहीं की जा सकती है। वो अनुच्छेद नंबर बी, अनुच्छेद 122 के तहत हुआ है। तो आगे चले हम लोग। देखें क्या है। किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? हमें पता है मेरे भाई, अनुच्छेद 348 के माध्यम से कहा गया है कि संसद की सभी भाषाएं, संसद की सभी कार्रवाई, आदेश, निर्णय अंग्रेजी भाषा में होगा। क्यों? क्योंकि भारत में कोने कोने में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो किसी लोकल भाषा में करेंगे तो एक क्षेत्र वाला उस क्षेत्र का विरोध करने लगेगा। जैसे अभी हिंदी में कर दें तो उधर जो दक्षिण भारत वाले वो विरोध करेंगे, इधर पूरब वाले विरोध कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट वाले अन्य विरोध हो जाएगा। तो लिए अंग्रेजी रखा गया है। अंग्रेजी लगभग भारत के सभी कोनों में समझने वाले लोग हैं। तो इसलिए क्या कह रहा है कि किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी में होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा। 40वां देखें हम लोग, थोड़ा सा छोटा कर लें तो हमारे लिए सही रहेगा। बहुत ही देखिए, देखने में थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत सरल है मेरे भाई। देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है बड़े क्वेश्चन को, ध्यान से समझिए। ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या कर रहा है। भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्तता की रक्षा के लिए क्या प्रावधान, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता यानी स्वायत्तता के लिए क्या कदम उठाया गया है, उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो मेरे भाई देखिए, पहला क्या कर रहा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। ये बात सत्य है, क्योंकि तभी न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी ना, राष्ट्रपति से नहीं करेगी। तो यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जिसको चाहे उसको कर दे, अपने भाई भतीजा को कर दे, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो ये तो सही है, राष्ट्रपति से विचार विमर्श करना पड़ता है ना, तो ये सही है। यानी ऑप्शन नंबर 1 जिनमें नहीं होगा वो गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो गया, इसमें एक नहीं है, ये गलत हो गया। अब एक या डी में से कोई ना कोई होगा, तो यही होगा हमारा 40वां जो ये क्वेश्चन है। तो चलिए अगला पढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत का मुख्य न्यायाधीश हटाया जा सकता है? नहीं मेरे भाई, ये क्या कर रहा है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है? नहीं, उसे अन्य मतलब वजह से भी हटाया जा सकता है। तो दूसरा गलत हो गया, यानी जिसमें 2 होगा वो गलत हो गया। तो ये गलत हो गया, बच्चा हमारा ए वाला, यही आंसर बनेगा हमारा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 41वां में देखें, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा 41वां में। तो देखें तो क्या है इसमें, देखिए ध्यान से, केवल पढ़ने की कलाकारी है इसमें। भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधिक शक्तियों पर प्रतिबंध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा इसका अर्थ हो सकता है? जो हमने इतना प्रवचन बोला, इसका अर्थ क्या हो सकता है, यही बताया है। तो इसको समय बचाते हुए हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर बी,
इसका मतलब यही है कि भारत का वो जो सुप्रीम कोर्ट है अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट जो अपनी शक्तियां लागू करेगा वो संसद के विधि पर बाध्य नहीं होगा, वो स्वतंत्र है। उसको कितना सक्रिय लगाना है, कितना करना है, उसके लिए वो स्वतंत्र है, वो संसद पर डिपेंड नहीं है। तो आगे देखें हम लोग 42वें में। 42वें का तो आधा अधूरा क्वेश्चन है। चलते हैं 43वें में, देखते हैं 43 क्या है। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए महत्वपूर्ण सवाल है। किसी भी केंद्रीय विधि को सांविधिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। सही बात है। कोई भी केंद्र सरकार कानून बनाए तो उसे कोई भी हाई कोर्ट कैसे मतलब उसे इनलीगल घोषित कर सकती है? उसे इनलीगल घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। दूसरा पढ़ते हैं। संविधान, भारत में संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। मेरे भाई क्यों नहीं उठाया जा सकता? सरकार मनमानी संविधान संशोधन कर दे और जो है अपना सुप्रीम कोर्ट देखता रहेगा, वो नहीं बोलेगा, बोलेगा, तो ये भी गलत हो गया। तो पूछ रहा है कौन सा सही है, न तो ए सही है न तो बी सही है। तो ये हो गया हम लोग का 44वां। हम लोग देखें 44वां क्वेश्चन देखें हमारा यहाँ क्या कह रहा है। 44वां में भारतीय कार्यपालिका के बारे में निम्नलिखित में से थोड़ा सा, ये हम लोग पेन नहीं लिए हैं। भारतीय न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? न्यायपालिका के बारे में 4 कथन दिया है और कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है मेरे भाई। तो इसको सीधा क्वेश्चन आप लोग जब पढ़ेंगे तो देखिए, भारत के संविधान ने संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह न्यायालयों की दोहरी प्रणाली का उपबंध नहीं किया है। किया है मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट, ये तो जो है ये सही है। लेकिन पूछ रहा है कौन सा गलत है? ये तो किया है अपना। भारत में अधीनस्थ न्यायपालिका का संगठन अलग अलग राज्य में थोड़ा थोड़ा भिन्न है। ये भी सही है, यानी जो नीचे की अदालतें हैं उनका भी संगठन अलग अलग थोड़ा सा भिन्न है। तो ये भी सही है, लेकिन हमें गलत पूछा है। तो भारत के प्रत्येक राज्य में अलग अलग उच्च न्यायालय है। ये गलत है मेरे भाई, सीधा गलत है। क्योंकि कहा गया है कि देखिए अपने पास 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें केवल 25 हाई कोर्ट हैं। तो इसका मतलब हर एक राज्य के लिए अलग अलग हाई कोर्ट तो नहीं होगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो ये गलत हो गया अपने आप, तीसरा वाला। क्योंकि 28 राज्य जब हैं मेरे भाई और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और हमारे पास हाई कोर्ट जो है वो केवल 25 है, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक से अधिक हाई कोर्ट के लिए एक हाई कोर्ट के लिए 2 या 2 से अधिक राज्य हो सकते हैं। 45वां में देखें। भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां में से कौन सी हैं? सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही है ये हमें बताना है 45वां में। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं, जो सही होगा सही करेंगे, जो गलत होगा गलत करेंगे। पहला पढ़ते हैं, एक या एक से अधिक राज्यों तथा भारत के सरकार के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में आरंभिक अधिकारिता आती है, यानी मूल अधिकारिता आती है। अभी मैंने बताया है, या राज्यों के बीच में झगड़ा हो, केंद्र या राज्य के बीच झगड़ा हो, तो वह झगड़े आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। ये सही है। उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपीलें सुनने की शक्ति है। सही बात है। इसके समक्ष आए किसी भी मामले को न्याय करने के लिए डिक्री के आदेश पारित करना होता है, ये भी सही है। विधि से संबंधित मामलों को भारत के राष्ट्रपति को सलाह देना, ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। तो आगे देखिए हम लोग 46वें में। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद यानी जनहित याचिका अर्थात PIL की शुरुआत हुई, तो उस समय भारत का प्रधान न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मेरे भाई हमें पता है, जब जनहित याचिका की भारत में सुनवाई, मतलब भारत में जनहित याचिका की शुरुआत हुआ था, तो उस समय PN भगवती जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज थे। इन्हीं के जो है प्रयासों से ये भारत में PIL यानी जनहित याचिका का शुरुआत हुआ था। जनहित याचिका के जो है USA से लिया गया है। 47वां में देखें। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड आवश्यक नहीं है?
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसी को अगर नियुक्त करना हो तो उसके लिए कौन सा मापदंड, कौन सा पैमाना आवश्यक नहीं है, ये हमें क्वेश्चन बताना है। तो देखिए, पहला हम लोग पढ़ते हैं, किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष रहा हो। ये तो है, ये मतलब ये सही मापदंड है, लेकिन हमें पूछ रहा है कौन सा मापदंड आवश्यक नहीं है। तो ये हमें पूछ रहा है 47वां में। तो ये तो नहीं हो सकता, ये आवश्यक है। पूछ रहा है कौन सा आवश्यक नहीं है। तो किसी भी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष, ये भी आवश्यक है। हमें पूछ रहा है कौन सा आवश्यक नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। राष्ट्रपति की राय में एक लब्ध प्रतिष्ठित न्यायविद, ये भी गलत है। सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में कम से कम 20 वर्ष, ये गलत है। तो यही सही होगा हमारा, क्योंकि गलत हमसे पूछा है कौन सा आवश्यक नहीं है, तो यही आवश्यक नहीं है। 48वां में देखिए क्या पूछ रहा है। भारत के संविधान के 2 उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं, कौन से हैं? भारत के संविधान के 2 उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को स्पष्ट करते हैं, कौन से हैं? तो मेरे भाई सबसे महत्वपूर्ण इसमें से कौन है? ऑप्शन नंबर बी। हमें पता है जब न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करना होता है, 48वां में कह रहा है हमें, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो गया, तो वह जो है अपना रिट दायर करेगा, जब अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएगा या अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जाकर करेगा। तो ये हो गया। 49वां में देखते हैं क्या है। भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो मेरे भाई इसका आंसर अगले पेज पर है, हम लोग चलते हैं, देखते हैं कहाँ है वो। भारत का जो है प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है 49वां में। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति, भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जो सभी जज होते हैं उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। अगर मुख्य जज की बात छोड़ दें, अन्य जजों को जो नियुक्ति करना होता है तो राष्ट्रपति जो है, जो मेन जज होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी सहमति लेकर करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं 50वां में। देखिए 50वां क्या है। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अर्थ है, यानी न्याय का पुनर्निरीक्षण करना। इसका मतलब क्या है 50वें में? मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, विधियों और कार्यपालिक आदेशों के सांविधिक विषय पर प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। तो यही सही है, यानी कोई भी कार्यपालिका का आदेश हुआ संवैधानिक विषय के, उसको व्याख्या करने संबंधित, उसी से संबंधित है ये। तो चलिए हम लोग देख लिए, हम लोग यहाँ 50 क्वेश्चन था जो न्यायपालिका से संबंधित था। इसमें इंडियन पॉलिटी का जो न्यायपालिका टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इससे संबंधित हमने 50 क्वेश्चन को देखा। जब इसको हम लोग इतना देख लेंगे तो हमें एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा और हम लोग एग्ज़ाम हॉल में अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में पाएंगे। तो जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है तो हमारे जो आते हुए क्वेश्चन सही होते हैं, जो नहीं आता है वो भी क्वेश्चन हमारा जो है ज़्यादातर सही हो जाते हैं, गलत होने का चांस कम हो जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल में इतना दम होता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक का सवाल लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।